घर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, बच्चे के साथ कैसा अटैचमेंट होना चाहिए माता पिता के लिए, दादा दादी का संपर्क बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, उस सब पे बड़े गंभीरता के साथ वो मुद्दे रखे जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे हैं। कोई भी किताबी बात उन्होंने नहीं कही। उन चीजों पे बात रखी है उन्होंने कि जो हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए अपने बच्चों के भले के लिए। यहाँ के प्रधानाचार्य मोदी जी ने एसएमसी के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने इनडायरेक्टली एसएमसी की जो ताकत है, एसएमसी की जो पावर है, उस सब को अपने शब्दों में बयान किया। आप सबको क्लियर हुआ होगा। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि एसएमसी वो बड़ा एक महत्वपूर्ण कमेटी है। इस तरीके की बात उन्होंने कही अपने शब्दों से। तो आपको इन सब से एहसास हुआ होगा कि हम स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं। एक स्कूल का एनवायरनमेंट शैक्षिक रूप से और बच्चे की भलाई के लिए कैसे बढ़िया क्रिएट किया जा सकता है, वो हमारी एक एसएमसी कर सकती है। दूसरा जो मैं निष्कर्ष पर जा रहा था मोदी जी के शब्दों पे, तो ये भी मुझे महसूस हो रहा था कि हमारी जो एक स्कूल के अंदर 1000-1200 से कम एनरोलमेंट नहीं होता है और उन 1000-1200 में से मात्र 12 लोगों को चुना जाता है, 12 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो सकते हैं और आप उस स्कूल के लिए कितना महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं ये भी आप समझ सकते हैं। कितने रेस्पेक्टिव पर्सन आप हो सकते हैं उस स्कूल के लिए, ये भी आप समझ सकते हैं। हम अगर पॉलिसी की बात करें तो आपने पहले दिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ा होगा, समझा होगा, जो आपकी इस बुकलेट में दिया गया है। जो इस बुकलेट में दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पहला ही मुद्दा इसके अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया होगा। यस या नो? यस। तो देखिए, एसएमसी का गठन जो हुआ है वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 21 के तहत ही हुआ है। तो एक कानूनी प्रावधान है आपकी कमेटी के गठन करने का। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें एक कानूनी तरीके से, वैध तरीके से हमारा एक स्कूल के लिए हमें चुना गया है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पार्लियामेंट्री एक्ट बना, संवैधानिक तरीके से इसे बनाया गया, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के इतिहास में चले जाएं, हिस्ट्री जाने, तो हमें पता चलता है कि हमें संविधान, क्योंकि जब 1950 में संविधान लागू हुआ था तो उस समय शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं था। यस या नो? उससे पहले जो शिक्षा का प्रोविजन था संविधान में, वो अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्वों में था, संविधान के भाग 4 में था, जिसमें गवर्नमेंट की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोशिश करी थी, लेकिन गवर्नमेंट को बाध्य नहीं करा था कि शिक्षा हर बच्चे के लिए होगी। शिक्षा के लिए एक मशवरा दिया था, सलाह दी थी कि गवर्नमेंट उस पर काम करेगी, हर बच्चे के लिए शिक्षा का प्रावधान करेगी। इनडायरेक्टली मौलिक अधिकार में यह भी कहा गया था कि 14 साल तक का जो बच्चा है वो किसी फैक्ट्री में, वो किसी ऐसे कारखाने में नहीं होगा जहां उसका शोषण हो रहा हो। तो इसका मतलब भी यह था कि अगर वो वहां नहीं होगा तो कहां होगा? शिक्षा संस्थानों में होगा,
और वो शिक्षा ग्रहण कर रहा होगा। इनडायरेक्टली जो हमारे संविधान विदों का और शिक्षा विदों का कहना था उस समय संविधान के माध्यम से वो ये था। लेकिन 2002 में 45वें अनुच्छेद में संशोधन करके, यानी एक संवैधानिक संशोधन करके 86वां संशोधन किया गया और उसे मौलिक अधिकार बनाया गया, 21A करके जोड़ दिया गया। यस या नो? क्योंकि आप सभी स्कूल के साथ जुड़े हैं, हम अपने बच्चों के भले और कल्याण के लिए जुड़े हैं, अपने समाज के कल्याण के लिए जुड़े हैं, क्योंकि हमारे समाज का और देश का जो कल्याण है वो हमारे भविष्य यानी देश के भविष्य बच्चों पर ही टिका हुआ है। अजय जी की बात से मैं 100% सहमत हूं कि जो हम अपनी रोजी रोटी रोजगार के लिए जितना समय दे रहे हैं उसमें से कुछ समय अपने बच्चों के लिए भी देना जरूरी है। तो 21A के तहत जब जोड़ा गया तो क्या हमने कभी सोचा कि संविधान में 21A में ही क्यों जोड़ा? भाग 3 के अंदर जब मौलिक अधिकार के जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक की बात करते हैं। 35 के बाद 35A क्यों नहीं किया, 21A ही क्यों किया, ये सोचने का विषय है। हमारे यहाँ शिक्षक साथी भी होंगे जो एसएमसी के टीचर कन्वीनर के रूप में होंगे। हमें इन सब पे विचार करने की जरूरत है कि 21A ही क्यों रखा, 35A क्यों नहीं किया, 35A क्यों नहीं किया, 32A क्यों नहीं किया, या आगे कोई और अनुच्छेद क्यों नहीं बना दिया। आप समझ सकते हैं कि जो 21 है मौलिक अधिकार, वो जीवन जीने का अधिकार देता है, प्राण की स्वतंत्रता देता है, सुरक्षा देता है, और हम महसूस कर सकते हैं कि अगर एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है तो वो बिना शिक्षा के संभव नहीं है। यस या नो? तो हमें अपने बच्चे के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन यानी एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जहां पे बच्चे के अंदर सोशल वैल्यूज ट्रांसफर की जा रही हो, जहां पर बच्चे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज ट्रांसफर की जा रही हो, जहां पर बच्चे के अंदर मानवीय गुण और मूल्य ट्रांसफर किए जा रहे हो, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। यस या नो? इसीलिए उसे 21A में सन 2002 में जोड़ा गया और उसी के आधार पे 2009 में उसे पार्लियामेंट्री एक्ट बनाया, जिससे कि एक उसकी अलग से छोटी सी पुस्तक बना दी कि ये हमारे शिक्षा संस्थानों के लिए और ये हमारे शिक्षाविदों के लिए, ये हमारे समाज के लिए क्या होगा, वो टूल होगा जिससे हम अपने शिक्षा संस्थानों को चलाएंगे, जिससे हम अपने बच्चों को यानी हर बच्चे को एजुकेशन दे पाएंगे, स्कूली शिक्षा दे पाएंगे। यस या नो? वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारे बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, जो अप्रैल 2010 में लागू हो गया था। यस या नो? और दिल्ली गवर्नमेंट ने उसे 2011 में पूरी तरीके से अपने विद्यालयों में इंप्लीमेंट किया और उसी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सेक्शन 21 के तहत हमारी एसएमसी का गठन किया और उस सेक्शन को रखने का केवल एक ही मकसद था, और वो मकसद था कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं, अभी सर ने अपने जो बातचीत करी उसमें कहा कि हम वैन में बच्चे को बिठा देते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट ऐसे की बात करते हैं जहां हम हाय हेलो और फ्लाइंग किस और इस तरीके की बात करते हैं। हम ऐसा एनवायरनमेंट
चाहते हैं जो इंटरनेशनल लेवल का है। हम अपने भारतीय मूल्यों की बात शायद नजरअंदाज करते हैं। तो मैं आपको बता, इसीलिए सोच करके ये कहा गया और सोचा गया कि हमारे सरकारी स्कूलों की एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो कमजोर है। इसको मजबूत बनाने के लिए कानूनी प्रावधान किया गया और 21 के तहत, सेक्शन 21 के तहत 16 लोगों का प्रोविजन किया गया, जिसमें 75% पेरेंट्स को रखा गया। अब हमें सोचने की जरूरत है कि 75% पेरेंट्स की क्या जरूरत थी। इसका मतलब है कि पेरेंट्स की भागीदारी, अभिभावक की भागीदारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। हमें बच्चों का भला करना है तो शिक्षक के साथ साथ, स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स को, अभिभावक को जोड़ना पड़ेगा, जैसा अजय जी ने भी कहा। हमें शिक्षक और प्रिंसिपल के कदम से कदम मिलाकर के अपने बच्चे के कल्याण के लिए, विकास के लिए काम करना पड़ेगा। उसमें 50% महिला का भी प्रोविजन किया गया। तो वो क्यों किया गया? वो ही हमारे बच्चों का भला कर सकती है, वो ही हमारे बच्चों के अंदर वो मूल्य डाल सकती है जिनकी आज हमारे समाज को और देश को जरूरत है। यस या नो? समाज के हर कोने से, हर कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए क्यों प्रोविजन किया गया? क्योंकि हमें इंक्लूजन लाना था। यस या नो? इंक्लूजन लाना था। उसमें एससी भी होगा, एसटी भी होगा, जनरल भी होगा, ओबीसी भी होगा, माइनॉरिटी भी होगा, सभी का प्रतिनिधित्व होगा। उसमें हमारी लोकल गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि भी होगा, सोशल वेलफेयर का प्रतिनिधि भी होगा, टीचर कम्युनिटी का प्रतिनिधि भी होगा, हर तरह का प्रतिनिधि होगा, जिससे कि हमारे बच्चों की भलाई के लिए कुछ विचार विमर्श किया जा सके। ये तो हमने गठन की बात करी। अब एसएमसी का काम क्या केवल गठन तक सीमित है? जो मोदी जी ने यहां पर कहा कि हम विशेष हैं, एज ए एसएमसी मेंबर हम विशेष हैं, हम सामान्य पेरेंट्स नहीं हैं। सामान्य पेरेंट्स एक आएगा, वो अपने बच्चे की भलाई पूछेगा, केवल अपने बच्चे के बारे में पूछेगा कि मेरे बच्चे का रिजल्ट कैसा है, मेरा बच्चा कैसा काम कर रहा है, मेरा बच्चा पढ़ता है या गतिविधि में भाग लेता है या नहीं लेता है, समय से आता है या नहीं आता है। लेकिन एज ए एसएमसी मेंबर मेरा काम है कि मेरे विद्यालय के सभी बच्चे कैसे हैं, मेरे विद्यालय के सभी बच्चों को सही पढ़ाई मिल रही है, सही एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो मैं क्या कर सकता हूं? ये नहीं कि यहां के टीचर काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि यहां के प्रिंसिपल काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि यहां पर ये रिसोर्सेस नहीं है। एज ए एसएमसी मेंबर मेरा काम है कि सर आप मुझे बताइए, मेरे बच्चों की भलाई के लिए मुझे क्या करना है। मैं यहाँ की कमेटी का एक मेंबर हूं, मैं क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं? मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के इस स्कूल के एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करता हूं, कहां पानी की कमी है, कहां सफाई की कमी है, उसके लिए हम क्या मिलकर के योजना बना सकते हैं और उनको कैसे बच्चों के वेलफेयर के लिए जुटा सकते हैं। यस या नो? ये हमारी एसएमसी का जो कर्तव्य बताया, वो भी एक लीगल तरीके से राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 22 के अंदर बताया। तो हमें करना पड़ेगा। एसएमसी की जो मीटिंग हम मंथली करते हैं, महीने में एक बार इकट्ठे होते हैं ना स्कूल में, तो मैं किसी विद्यालय से अगर ये पूछ लूं कि कितने साथी वहां आ जाते हैं, कोई बता पाएगा? इधर से कोई, इस रो में से, जब हमारी स्कूल के अंदर एसएमसी की मीटिंग होती है तो कितने हमारे मेंबर्स वहां होते हैं? जी, इधर से कोई 4-5 आ जाते हैं। वेरी गुड। यस सर, अब आप बता दीजिए। 10 से 8 पहुंच जाते हैं, और मैंने सर को कई बार मैंने भी देखा है। ठीक है। यस सर, उधर
9-10 आ जाते हैं। यस, यस सर, 10 आते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि कई स्कूलों में 9 से 10, 10 से 12 आ जाते हैं। 12 हमारे मेंबर होते हैं। 100% जहां कोरम पूरा हो जाता है, इसका मतलब है कि इस विद्यालय का तो कल्याण होगा ही होगा। लेकिन जहां 4 और 5 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने अपने कर्तव्यों को अभी नहीं समझा है। हमें समझना पड़ेगा कि एक दिन की हमारी झाड़ी चली जाए, लेकिन बच्चों के वेलफेयर के लिए हम कम से कम कुछ वहां योजना बना पाए, शॉर्ट टर्म योजना बना पाए, लॉन्ग टर्म योजना बना पाए। हमारा वहां पर स्कूल डेवलपमेंट प्लान का भी एक प्रोविजन, यस या नो, एसडीपी बनता है, एसडीपी बनता है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान का भी प्रोविजन है। उसको हम शॉर्ट टर्म भी कहते हैं और लॉन्ग टर्म भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म होता है कि हमने 6 महीने की कोई प्लानिंग कर ली, 3 महीने की कोई प्लानिंग कर ली, 1 महीने की कोई प्लानिंग कर ली, 1 साल की कोई प्लानिंग कर ली कि 1 साल में हमें अपना स्कूल का 100% रिजल्ट करना है। 1 साल की प्लानिंग कर ली कि जो रिसोर्सेज नहीं है वो जुटाने हैं। 5 साल की प्लानिंग कर ली, मीन्स लॉन्ग टाइम प्लान हो गया हमारा। 3 साल की प्लानिंग हो गई, 3 साल का खाका तैयार कर लिया कि 3 साल में हमें अपने स्कूल का एनरोलमेंट बढ़ाना है, रिजल्ट 100% करना है, जो रिसोर्सेस नहीं है वो जुटाने हैं, एक्टिविटी नहीं होती है तो एक्टिविटी कराने हैं। यस, तो इन सब को अगर हम मिलकर के करेंगे तो शायद आसान हो जाएगा बच्चों का कल्याण करना। और अगर हम टीचर और प्रिंसिपल के ऊपर छोड़ देंगे तो शायद संभव नहीं होगा। इसीलिए एसएमसी का गठन किया गया। और एसएमसी का गठन की बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 4 भी हमें देखना पड़ेगा। सेक्शन 4 के अंदर कहा गया कि जो हमारा आसपास स्कूल के अंदर जो बाउंड्री है, 3 किलोमीटर के दायरा है, 1 किलोमीटर का जो दायरा है प्राइमरी स्कूल के साथ में, उसमें कोई आउट ऑफ स्कूल बच्चा ना रहे। ये किसकी जिम्मेदारी है? एसएमसी की जिम्मेदारी है। हम इंश्योर करें कि कोई आउट ऑफ स्कूल बच्चा ना रहे, उसे आइडेंटिफाई करके अपने स्कूल के अंदर एडमिट करा पाए, ये हमारा काम हो सकता है। अब हमें सोचना पड़ता है। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं जानता हूं पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई से क्या चेंज आ सकता है। तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के सपने संजो रहा हूं, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के सपने संजो रहा हूं। लेकिन जो मेरे पड़ोस का है, मेरी पड़ोस की फैमिली है, वो इलिटरेट है और वो एजुकेशन का ई नहीं जानती है, और उसने अपने बच्चे को 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का हुआ और उसने कमाई का सोर्स उसे बना दिया, किसी चाय की दुकान पे, किसी परचून की दुकान पे, किसी पे लगा दिया, तो क्या वो शोषण नहीं हो रहा है? अब उस बच्चे के बारे में कौन सोचेगा? एक एजुकेशनिस्ट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ा हुआ है, एक एसएमसी मेंबर, एक वहां आसपास में रहने वाला टीचर, यस या नो? तो हमें बताना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा उस मेंबर को, उस फैमिली को, उनके पास बैठना पड़ेगा, एजुकेशन का ई समझाना पड़ेगा, एजुकेशन की वैल्यू समझानी पड़ेगी कि अगर ये बच्चा स्कूल जाएगा तो कम से कम देश का एक अच्छा नागरिक बन सकता है। अगर मैंने ऐसा नहीं सोचा तो फ्यूचर के रिजल्ट भी हमें देखने पड़ेंगे कि आने वाले समय में रिजल्ट क्या निकलेगा। जब हम 10 साल बाद देखेंगे या 15 साल बाद देखेंगे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनके भी जीवन उसका जीना दुश्वार हो रहा होगा, यस या नो? और मेरे पड़ोस का बच्चा जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, वो उसका पर्स छीन रहा होगा, वो उसका गला काट रहा होगा, वो उसकी चैन छीन रहा होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा? क्योंकि पेट तो उसे भी भरना होगा, उसे भी अपने बच्चे पालने होंगे। कमी किसने करी? बच्चे ने। जिसने वो गतिविधि कर रहा है उस बच्चे ने कमी करी क्या? उसकी फैमिली ने कमी करी क्या? नहीं, क्योंकि उसकी फैमिली तो जानती ही नहीं थी एजुकेशन क्या है।
वो बच्चा तो जानता ही नहीं था कि एजुकेशन लेकर के मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। कमी तो मैंने करी कि मैं एजुकेशनिस्ट था, मैं एजुकेशन के बारे में जानता था, लेकिन मैंने उसकी फैमिली को एजुकेशन के बारे में नहीं बताया और मैंने उस बच्चे को मोटिवेट नहीं किया कि बेटा स्कूल जाना है। ये काम किसका है? समाज, देश विकसित होगा, डेवलप होगा, कब होगा? जब हर बच्चा पढ़ पाएगा, हर बच्चा अच्छी एजुकेशन ले पाएगा। ये बहुत जरूरी है। तो ये सेक्शन 4 कहता है कि हमें हर बच्चे को स्कूल के अंदर लेकर के आना है। हम सेक्शन की ही बात कर रहे हैं। वहां बच्चे को निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क टेक्स्ट बुक और निःशुल्क मिड डे मील, ये सारा प्रोविजन क्यों किया गया? कि जिससे कि बच्चा स्कूल आ सके। जिन संसाधनों की कमी से बच्चा सफर कर रहा है, उन संसाधनों की कमी के कारण बच्चा सफर ना करे। और इतना भी चेंज किया गया कि बच्चा वहां खेलता रहता है बाहर, खेल खेल में स्कूल के अंदर सीखे। जॉयफुल एजुकेशन का प्रोविजन किया गया। आज हमारी एजुकेशन का जो सिस्टम है वो 90% गतिविधियों के माध्यम से होती है। ऐसा है या नहीं? तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। अधिकार के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों को समझना पड़ेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अधिकार के साथ साथ कर्तव्य बताता है। इसके साथ साथ आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी समझा और सुना होगा। यस या नो? क्या चेंज आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत? कोई टीचर साथी बता पाएंगे? ये फर्स्ट डे ही किया होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी इंप्लीमेंटेशन का इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग है। तो अभी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर या हमारे विद्यालयों के अंदर क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, हम प्रैक्टिकली उस चीज को समझ सकते हैं। दूसरा, अगर पॉलिसी के अंदर जो प्रोविजन किया गया है अगर उसे हम समझें तो यहां पर क्या क्या चेंज हमें देखने को मिलते हैं पुरानी पॉलिसी में और आज की पॉलिसी में। कोई मेरा सहयोग करेगा? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ? और कोई कुछ? कोई और ऐड ऑन करेगा? नहीं? चलिए थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले चेंज की अगर हम बात करें तो इसका एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। सबसे पहले अगर हम चेंज की बात करें तो इसका एजुकेशनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ। पहले क्या होता था? 10+2 और आज क्या होता है? 5+3+3+4। यस या नो? पहले हमारी एजुकेशन उम्र के हिसाब से अगर हम चेंज देखें तो पहले हमारी एजुकेशन 5+ के बच्चे से शुरू होती थी। हम 5+ के बच्चे को एडमिट करते थे स्कूल के अंदर, लेकिन आज ये पॉलिसी कहती है कि 3+ का जो बच्चा है, 3 साल का जो बच्चा है, उसको भी हम प्री प्राइमरी में एडमिट करेंगे। यानी 3 साल के बच्चे को मौका दे दिया स्कूल में आने का, आंगनबाड़ी में आने का, कि वो वहां पर एजुकेशन लेगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसका एक स्टेप इस तरीके से बना दिया कि जो 5 साल की एजुकेशन है उसको अलग कर दिया। 3 साल की उसमें प्री प्राइमरी होगी और 2 साल की उसमें फर्स्ट और सेकंड होगी। उसके बाद जो आगे 3 साल का है, आगे जो 3 साल का है उसके अंदर हमारी 3rd, 4th और 5th होगी। उसके बाद जो 3 साल हमें मिलते हैं 6th, 7th, 8th होगी। उसके बाद हमें जो 4 साल मिलते हैं उसके अंदर
9, 10th, 11 और 12th होगी। और जो अभी मैडम ने कहा कि इसे बहुभाषी फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया, यानी इसके अंदर हम बहुत सी भाषाओं के माध्यम से बच्चे को बच्चे की आवश्यकता के अनुसार भाषा का प्रयोग करके, बच्चे की मदर टंग के अनुसार प्रयोग करके, बच्चे की लोकल लैंग्वेज के साथ प्रयोग करके बच्चा जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी इस पॉलिसी के अंदर मिल गई। और क्या चेंज मिला? और चेंज, यस, ओके, एफएलएन को मजबूती मिल गई, यानी जो बुनियादी शिक्षा है जिसमें हम 5+ की बात करते हैं स्टार्टिंग की, जो पहला हमारा लेवल है 5+3 वाला, तो हम 5 की जो बात करते हैं वहां पर हमें एफएलएन को मजबूत करना पड़ेगा, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी को हमें मजबूत करना पड़ेगा। वहां पर बच्चे को बुनियादी गणित आना चाहिए, बच्चे को बुनियादी लैंग्वेज आनी चाहिए, बच्चे को बुनियादी प्लेटफॉर्म उसका वो मजबूत होना चाहिए कि अगर बच्चा वहां से पाए। और क्या चेंज आया? चेंज आया कि इसे स्किल्ड बेस बनाया गया कि हम क्लास 6 से ही बच्चे को वोकेशनल और स्किल्ड एजुकेशन देने की बात करेंगे। जो आज हम रोजगार की जद्दोजहद करते हैं कि रोजगार नहीं रोजगार नहीं, उसका शायद सॉल्यूशन हो तो 6ठी क्लास से ही बच्चे को क्या स्किल्ड एजुकेशन देने की बात ये पॉलिसी करती है, व्यवसायिक शिक्षा देने की बात ये पॉलिसी करती है। और क्या चेंज आया? मूल्यांकन में चेंज आया। अभी जो आज का इसके अंदर टॉपिक भी आप देख रहे होंगे, पहले नेस होता था, एनुअल एग्जाम की बात होती थी, अब इसमें जो मानक मूल्यांकन की बात की है वो परख के माध्यम से की। अभी हमारे कुछ सेलेक्टेड स्कूलों के अंदर परख का एग्जाम भी हुआ था जो एनसीईआरटी ने कराया, वो भी इसी पॉलिसी के तहत हुआ। यस या नो? तो ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर बहुत बड़े चेंज हमें देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा और एक इसके अंदर चेंज मिला, वो क्या चेंज है कि एक बच्चा साइंस पढ़ता है लेकिन साइंस के साथ साथ उसका इंटरेस्ट है कि वो हिस्ट्री भी पढ़ ले। तो पहले हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर के अंदर वो प्रोविजन नहीं था कि एक साइंस का बच्चा हिस्ट्री पढ़ सके, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन ये पॉलिसी वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि उस बच्चे को साइंस के साथ हिस्ट्री पढ़ने का भी मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एक हिस्ट्री के साथ साथ अगर वो मैथ पढ़ना चाहता है तो मैथ भी पढ़ सकता है। एक डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर की पढ़ाई के साथ साथ वो सोशल साइंस पढ़ना चाहता है, वो सोशल स्टडी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ेगा। पहले की शिक्षा का आकलन करें और आज की शिक्षा जो आने वाली है उसकी कल्पना करें, क्योंकि अभी तो परिवर्तन आएंगे। अभी इनिशियल स्टेज पर हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, एक डॉक्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक डॉक्टर होता है, वो उसने एमडी किया, एमबीबीएस किया, लेकिन उसके व्यवहार जो है वो सामाजिक नहीं है। व्यवहार उसका केवल डॉक्टर वाला है और वो मरीज आता है उसे बस पूछता है, डायग्नोज करता है और उसे हालचाल नहीं पूछता है, सीधा सीधा ट्रीटमेंट देता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत शॉर्ट में ही हम बात कर रहे हैं इस कहानी को। वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं देता है, वो केवल मेडिकल ट्रीटमेंट देता है। लेकिन पेशेंट का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो वो कितना भी बढ़िया मेडिकल ट्रीटमेंट दे दे, उसका असर कम दिखाई देता है। मैं ये तो कह नहीं सकता कि नहीं दिखाई देता है, लेकिन कम दिखाई देता है। और वो कहता है कि डॉक्टर तो बेकार है। यस, यस या नो? पहले ही मरीज जो है
ये एज्यूम कर लेता है इसने मेरा हालचाल तो पूछा ही नहीं, इसने मुझे ये तो पूछा नहीं बुखार आया कैसे, तो ये क्या दवाई देगा, और इसने दिया क्या है, कुछ नहीं दिया, 500 रुपया ले लिया। जब उसके माइंड में ये फिगर बन गई तो वो दवा काम नहीं करती है। और एक डॉक्टर होता है जिसने सोशल वैल्यूज पर काम किया है, जिसने ह्यूमन वैल्यूज पर काम किया है, जिसने डॉक्टर की पढ़ाई के साथ साथ सोशल वैल्यूज को अडॉप्ट किया है, ह्यूमन वैल्यूज को अडॉप्ट किया है। सबसे पहले वो मरीज से पूछता है आप कैसे हैं, कहां से आए, आपके घर में दादा दादी भाई बहन सब परिवार में ठीक ठाक हैं। वो उसके अंदर तक टच करता है, हार्ट तक टच करता है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करता है, और उसे वो 2 गोली देता है, वो भी काम करती है, और वो कहता है कि डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है। तो शायद आने वाली जो डॉक्टर की पढ़ाई होगी और वो जब सोशल वैल्यूज के साथ आगे निकलेगा, आने वाली जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी और वो जो सोशल और ह्यूमन वैल्यूज के साथ बाहर निकलेगा, तो शायद मुझे लगता है कि हमारा डॉक्टर भी बढ़िया होगा, इंजीनियर भी बढ़िया होगा, साइंटिस्ट भी बढ़िया होगा। यस या नो? फिर कहीं पुल टूटते दिखाई नहीं देंगे, कहीं सड़क टूटती दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसे पता है ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, सोशल वैल्यूज क्या होती हैं। हमें मानव के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। आज हम प्रोफेशन के लिए काम करते हैं। यस या नो? केवल हम अपने व्यवसाय के लिए काम करते हैं। तो शायद ये जो शिक्षा नीति है वो बहुत दिन बाद आई। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहली स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोई शिक्षक बताएंगे कि पहली कब आई थी? कोई शिक्षक बताएंगे? यस या नो? हम अपने समाज का भला करना चाहते हैं तो समाज का इतिहास तो समझना पड़ेगा, पॉलिसी समझना चाहते हैं तो पॉलिसी का इतिहास तो समझना पड़ेगा। स्वतंत्रता के बाद 1968 में पहली पॉलिसी आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, और उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में, और उसी 1986 की पॉलिसी के अंदर एक संशोधन किया था, उसे संशोधित पॉलिसी माना जाता है। वो हुआ था 1992 में, और उसके बाद बहुत अरसे के बाद ये पॉलिसी आई है 2020 में। कारण क्या है? क्या समाज बदलता नहीं है? शिक्षा समाज को बदलती है या समाज शिक्षा को बदलता है? देखिए, वन वे तो ट्रैक ठीक नहीं है। हम बातचीत करने के लिए आए, मुझे भी आपसे कुछ सीखना है। समाज शिक्षा को बदलता है, समाज की आवश्यकता शिक्षा को बदलती है, समाज के लोगों की नीड जो है वो शिक्षा में परिवर्तन लाता है। ये हमारे बहुत से फिलोसफर्स ने कहा है, तो उसी पर हम अभी भी काम कर रहे हैं। समाज की जरूरत के अनुसार पॉलिसी में शायद ऐसा हुआ है, और उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने का हम काम करेंगे। और वो कब हो सकता है? जब हमारी एसएमसी एक्टिवली वर्क करेगी, जब हमारी एसएमसी पूछेगी कि एफएलएन हुआ, निपुण भारत आया स्कूल के अंदर, निपुण भारत आया तो उसमें क्या एक्टिविटी हो रही है, निपुण भारत आया तो कौन सी जॉयफुल एजुकेशन हमारे बच्चों को मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो सर मैं क्या कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकती हूं? यस या नो? लेकिन मैंने यही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। यहाँ के प्रिंसिपल कुछ नहीं करते, टीचर कुछ नहीं करते, तो कुछ नहीं हो सकता। हमें कंट्रीब्यूशन की मानसिकता लेकर के जाना पड़ेगा, ना कि वहां से कुछ लेने की मानसिकता लेकर के जाना पड़ेगा। जैसा अभी मोदी जी ने बड़ी खुशी खुशी अजय जी की बार बार प्रशंसा करी, शायद सभी एसएमसी मेंबर की प्रशंसा इस तरीके से हो
तो मुझे वो दिन दूर नहीं दिखाई देता कि अगर एसएमसी मेंबर इस तरीके से एक्टिवली वर्क कर लें तो हमारे बच्चों का भला ना हो। यस या नो? तो मुझे काम करना पड़ेगा कि मुझे समझना पड़ेगा कि बढ़ चढ़ के हम कैसे काम कर सकते हैं अपने विद्यालय के लिए और अपने बच्चों के लिए, और प्रिंसिपल और टीचर्स के कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके कैसे विद्यालय का विकास कर सकते हैं। उसी के लिए एसएमसी की ये ट्रेनिंग की जा रही है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर अभिभावक की भागीदारी, तो ये तो अजय जी ने बड़े बढ़िया से बता दी, सबको समझ में आ गई जब मुझे आ गई तो, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं जानता। जब मैं कुछ नहीं जानता और मेरे जैसे व्यक्ति को समझ में आ गई उनकी भाषा, तो आपको तो समझ में आ ही गई होगी। क्योंकि जब हम बच्चे के भलाई की बात कर रहे हैं तो हमें माता पिता ने उसका फ्रेंड बन के बात करना पड़ेगा। बच्चे को ऐसा महसूस होना चाहिए आज वो जमाना नहीं है जो 20 साल पहले था, कि बच्चा आएगा, माता पिता डांटेंगे, मारेंगे और बच्चा रास्ते को पकड़ लेगा, रास्ते पे चल देगा। आज बच्चा कंप्यूटर पैदा होता है, बच्चा एडवांस पैदा होता है, बच्चे को वो चाहिए, वो एनवायरमेंट चाहिए, वो माहौल चाहिए कि बच्चे से फ्रेंड बन के, बच्चे से दोस्त बन के बात की जा सके, माँ भी और पिता भी और दादा भी और दादी भी। तभी बच्चा अपनी दिल की बात माता पिता के साथ साझा कर सकता है, नहीं तो उसके अंदर एक विस्फोटक सामग्री तैयार हो सकती है, और जब वो विस्फोट करेगी तो फिर क्या होगा? कुछ तो होगा। तो हमें बच्चे का दोस्त बनना है, चाहे वो मेरी बेटी है, चाहे वो मेरा बेटा है, हमें दोस्त बनकर उससे बात करना है, रोजमर्रा की गतिविधि के बारे में पूछना है कि बेटा आज क्या हुआ। जब उसे लगेगा, जैसा अजय जी ने कहा कि मेरे माता पिता मुझे रोज पूछते हैं तो मुझे समझना पड़ेगा, तो वो एक्टिवली क्लास में भी होगा, एक्टिवली वो टीचर से क्वेश्चन भी करेगा, एक्टिवली वो समझेगा, अपने कोर्स की बात करेगा और अपना सिलेबस, होमवर्क, क्लास वर्क टाइम से करेगा। अगर हम अनपढ़ भी हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, जो बच्चे की किताब कॉपी चेक नहीं कर सकते, वो केवल माँ बाप की जगह दोस्त बन के उसका हालचाल ही पूछ लें और उसका बैग एक बार को चेक कर लें, तो भी बच्चे को ये फील होने लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे प्रति कितना जागरूक हैं, अवेयर हैं, मेरा कितना भला चाहते हैं। तो मुझे अपने पेरेंट्स के साथ सारी बातें साझा करनी चाहिए, चाहे वो बात अच्छी हो, चाहे वो बात बुरी हो। अगर अच्छी है तो उसे मोटिवेट करके उस रास्ते पे बढ़ाने की आवश्यकता है, अगर बुरी है तो थोड़ा सा प्यार से समझा करके उसको उस रास्ते से हटाने की आवश्यकता है। यस या नो? तो ये भागीदारी की बात अजय जी ने मेरे से बढ़िया यहां कर ली। उसके बाद अगर बात करी होगी तो यहाँ स्कूल और बच्चों के विकास के लिए एसएमसी के मुख्य कार्य है, तो वो मैंने आपको जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन, वो तो संविधान का है, 21A जो है वो आर्टिकल संविधान का है। मैंने बात करी राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 22। कौन सा बात करी? 22। क्योंकि 22 में बताया गया है, सारी चीजें पहले से फिक्स कर दी गई हैं कि एसएमसी को क्या करना है। ठीक उसी तरीके से विद्यालय और बच्चों के विकास के लिए एसएमसी को एक्टिवली वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये एंश्योर कर लें कि हमको चुना गया है। तो शायद मोदी जी ने तो ये कह दिया कि केवल आपका एक जिम्मेदारी वाला काम है, लेकिन मैं आपको और थोड़ी सी जिम्मेदारी दे दूं तो आप किसी एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम से कम नहीं है। अपने विद्यालय के लिए आप किसी एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम से कम नहीं है। क्यों? आप क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से, क्यों?
जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का चुनाव होता है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी का चुनाव होता है, जैसे हमारे एमपी और एमएलए जी का चुनाव होता है, ठीक उसी तरीके से उस विद्यालय के अंदर हमारा भी चुनाव होता है। लोकतांत्रिक देश है। एक स्कूल की अगर मैं 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ मान लूं तो वहां कम से कम 2000 पेरेंट्स हो गए, और उन 2000 पेरेंट्स में से अगर 12 को चुना जाता है तो क्या इलेक्टिक नहीं है, क्या लोकतांत्रिक नहीं है? दूसरा, उनका चुनाव 5 साल के लिए होता है और हमारा चुनाव 2 साल के लिए होता है। अंतर केवल इतना सा है। उनके कंधों पे अगर मैं पीएम की बात करूं तो उनके कंधों पे देश के विकास की जिम्मेदारी है। सीएम के कंधों पे एक राज्य के विकास की जिम्मेदारी है, एक प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी है, और हमारे कंधों पे एज ए एसएमसी मेंबर एक विद्यालय के कल्याण की जिम्मेदारी है, विद्यालय के विकास की जिम्मेदारी है। यस या नो? तो क्या हम उनसे कम हैं? जब पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा होता है तो सारे एमपी एमएलए पार्लियामेंट में होते हैं ना, तो जब हमारा मंथली मीटिंग हो रही हो तो सारे मेंबर्स हमारी उस मीटिंग में होंगे, तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा, कुछ रिजल्ट भी आएगा, कुछ चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, कुछ डिसीजन होंगे, तो उनका कुछ रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वो कब होगा? जब हमारी वहां पार्लियामेंट प्रॉपर तरीके से बैठेगी। मुझे वहां टाइम निकाल के आना पड़ेगा कि 1 घंटे की मीटिंग है तो सवा घंटा मैं लेकर के चलूं कि मुझे वहां बैठना पड़ेगा, और बैठना ही नहीं पड़ेगा, एक्टिवली बैठना पड़ेगा। मुझे वहां मैडम से या सर से, वहां के प्रधानाचार्य से आज्ञा लेके ये कहना पड़ेगा, सर आज क्लास में चलें, सर आज स्कूल को घूम लें, सर आज जहां पानी बच्चे पीते हैं उसे देख लें। मुझे ये कहना पड़ेगा, और अगर प्रिंसिपल साहब कहते हैं चलिए, और कुछ कमी दिखाई देती है तो फिर बैठ करके चर्चा कर लें, सर ये थोड़ा सा हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए थोड़ा सा अनुचित लग रहा है, इस पे हम क्या विशेष कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। हम क्या विशेष कर सकते हैं, मैं क्या योगदान दे सकता हूं। और आज तो योगदान देने वाला एक और एक्टिविटी चल रही है जिसकी लीडर है हमारे इंचार्ज हैं लवली जी, पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रही हैं, विद्यांजलि। कल विद्यांजलि करते थे, ठीक है, 9 से 10 नुक्कड़ नाटक होगा। तो विद्यांजलि के माध्यम से हम वो रिसोर्सेज इकट्ठे करा सकते हैं अपने विद्यालय के लिए जिनकी जरूरत है। टीचर की जरूरत है, टीचर ला सकते हैं उस विद्यांजलि के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना। कोई वॉलंटियरी वर्क करना चाहता है, कोई बच्चा है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई रिटायर्ड टीचर है, घर पर है, हम संपर्क में है, तो उसे ला सकते हैं और अपने बच्चों की भलाई के लिए कह सकते हैं, भाई आज मेरे साथ चलो मेरे विद्यालय, फलाने विद्यालय नहीं, मुझे क्या नाम है स्कूल का, राणा प्रताप सिंधी स्कूल नहीं लेकर के जाना है, मुझे कहना है कि मेरे विद्यालय चलना है, और मेरे विद्यालय का नाम है राणा प्रताप सिंधी स्कूल। मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा फ्रेंड हो सकता है, मेरा पड़ोसी हो सकता है, मेरा रिश्तेदार हो सकता है, मेरा स्टूडेंट हो सकता है, जो भी अगर ऐसा एलिजिबल पर्सन लगता है उसे लाइए विद्यांजलि में एनरोल्ड कराइए, साथ के साथ उसे एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा।